नमस्कार। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि अकबर के पिता का नाम क्या था और शाहजहां के पिता का नाम क्या था, तो आप तुरंत उत्तर दे देंगे। किंतु वहीं प्रश्न किया जाए कि राजा हर्षवर्धन कौन था और उसके पिता का नाम क्या था, तो एक सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि उसके बारे में पढ़ाया ही नहीं गया। तो आज भारत के महान शासक हर्षवर्धन के बारे में जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। हर्षवर्धन, जिन्हें भारतीय इतिहास की पुस्तकों में सम्राट हर्ष के नाम से जाना जाता है, वह वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम यशोमती था। राजवर्धन उनका बड़ा भाई और राजश्री उनकी बड़ी बहन थी। 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राजवर्धन राजा हुआ, परंतु मालव नरेश देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक की दुरभिसंधिवश मारा गया। उन्होंने सन 606 से 647 के दौरान उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल का इतिहास मगध से प्राप्त 2 ताम्रपत्रों, राजतरंगिणी, चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण और हर्ष एवं वाणभट्ट रचित संस्कृत काव्य ग्रंथों में प्राप्त होता है। एक कुशल सम्राट होने के साथ साथ वह एक समर्थ प्रशासक, कलाकार, लेखक और सभी धर्मों के उदार समर्थक भी थे। भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में फैलाने और लोकप्रिय बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक मगध से भारत पर राज करने वाले गुप्त वंश का जब अंत हुआ, तब देश के क्षितिज पर सम्राट हर्ष का उदय हुआ। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधने में सफलता प्राप्त की। बड़े भाई राजवर्धन की हत्या हो जाने के बाद हर्षवर्धन को राजपाट सौंप दिया गया। खेलने कूदने की आयु में हर्षवर्धन को राजा शशांक के विरुद्ध युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने उत्तर भारत के विशाल भूभाग पर राज किया। हर्षवर्धन ने एक विशाल सेना तैयार की और लगभग 6 वर्ष में वल्लभी, मगध, कश्मीर, गुजरात और सिंध को जीतकर पूरे उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। उत्तर भारत के साथ साथ हर्षवर्धन का साम्राज्य गुजरात पश्चिम से लेकर आसाम पूर्व तक और कश्मीर उत्तर से लेकर नर्मदा नदी दक्षिण तक फैल गया। हर्ष परोपकारी सम्राट थे। सम्राट हर्षवर्धन ने भले ही विभिन्न राज्यों को जीत लिया हो, परंतु उन राज्यों के राजाओं को अपना शासन चलाने की आज्ञा दी। शर्त एक थी कि वे हर्ष को अपना सम्राट मानेंगे। हालांकि इस प्रकार की संधि कन्नौज और थानेश्वर के राजाओं के साथ नहीं की गई थी। चीन के साथ उनके अच्छे संबंध थे। 21वीं शताब्दी में जहां भारत और चीन जैसे उभरते हुए देशों के बीच राजनीतिक संबंध बिगड़ते आ रहे थे, वहीं 7वीं शताब्दी में हर्ष ने कला और संस्कृति के बलबूते पर दोनों देशों के बीच मधुर संबंध स्थापित कर रखे थे। इतिहासकारों के अनुसार चीन के प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के राज दरबार में 8 साल तक उनके मित्र की भांति रहे थे। हर्षवर्धन ने सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया था। सभी धर्मों का समान आदर करते थे और सभी मतों को महत्व देते थे। पारंपरिक हिंदू परिवार में जन्म लेने वाले सम्राट हर्ष सर्वधर्म समभाव की भावना रखते थे। बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म, हर्ष किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं करते थे। चीनी दूत ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तकों में भी हर्ष को महायान
अर्थात बौद्ध धर्म के प्रचारक की तरह दिखाया है। वे शिक्षा के महत्व को समझते थे। सम्राट हर्षवर्धन ने शिक्षा को देश भर में फैलाया। हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के एक सर्वश्रेष्ठ केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हर्ष एक बहुत अच्छे लेखक ही नहीं बल्कि एक कुशल कवि और नाटककार भी थे। हर्ष की ही देखरेख में बाना और मयूरा जैसे प्रसिद्ध कवियों का जन्म हुआ था। यही नहीं, हर्ष स्वयं भी एक बहुत ही उत्कृष्ट नाटककार के रूप में सामने आए। नगनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका उनके द्वारा लिखे गए कुछ प्रख्यात नाटक हैं। प्रयाग में हर वर्ष होने वाला कुंभ मेला जो सदियों से अभी तक चला आ रहा है और हिंदू धर्म के प्रचारकों के बीच अत्यंत प्रसिद्ध है, वह भी राजा हर्ष ने ही आरंभ किया था। भारत की अर्थव्यवस्था में हर्ष के शासनकाल में बहुत तरक्की हुई थी। भारत जो मुख्य तौर पर एक कृषि प्रधान देश माना जाता है, हर्ष के कुशल शासन में तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा था। हर्ष के शासनकाल में भारत ने आर्थिक रूप से बहुत प्रगति की थी। सम्राट हर्षवर्धन का दानवीरता के कारण उनको प्रमुखता से याद किया जाता है। कुंभ के दौरान 75 दिनों तब तक दान करते थे जब तक कि उनके पास से सब कुछ समाप्त न हो जाए। उन्होंने अपने शासनकाल में कई विश्राम गृहों और चिकित्सालयों का निर्माण करवाया था। हुएनसांग ने कन्नौज में आयोजित भव्य सभा के बारे में भी उल्लेख किया है, जिसमें हजारों भिक्षुओं ने हिस्सा लिया था। वे हर 5 साल के अंत में महामोक्ष हरिषद नाम के एक धार्मिक उत्सव का आयोजन करते थे। यहाँ पर दान समारोह आयोजित होता था। सम्राट ने अपनी आय को 4 बराबर भागों में बांट रखा था, जिनके नाम राज परिवार के लिए, सेना तथा प्रशासन के लिए, धार्मिक निधि के लिए और गरीबों और बेसहारों के लिए ये थे। हर्ष की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था। 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य भी धीरे धीरे बिखरता चला गया और फिर समाप्त हो गया। उनके बाद जिस राजा ने कन्नौज की बागडोर संभाली थी, वह बंगाल के राजा के विरुद्ध जंग हार गया। उत्तराधिकारी न होने के कारण सम्राट हर्षवर्धन का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। भारत में एक से बढ़कर एक आदर्शवादी और परोपकारी शासकों ने शासन किया है। लाखों तारों में एक चंद्रमा सदृश सम्राट हर्षवर्धन का नाम भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित है। एक मनुष्य अपने जीवन काल में किए गए सत्कर्मों के कारण अपनी मृत्यु के वर्षों बाद भी सम्मान से याद किया जाता है, जिससे वह अमर हो जाता है। ऐसा अनुकरणीय व्यक्तित्व सम्राट हर्षवर्धन का था, जिनकी गणना इतिहास के सम्माननीय सम्राटों में की जाती है। सम्राट हर्षवर्धन एक बड़े गंभीर, कूटनीतिज्ञ, बुद्धिमान एवं अखंड भारत की एकता को साकार करने के स्वप्न को संजोने वाले राजनीतिज्ञ थे। इसका विश्लेषण बड़े पुष्ट प्रमाणों के साथ इतिहासकार विजय नाहर के ग्रंथ शिलादित्य सम्राट हर्षवर्धन एवं उनका युग में उपलब्ध होता है। जैसे शशांक से संधि, पुलकेशिन द्वितीय से संधि एवं वल्लभी नरेश ध्रुव भट्ट के साथ संधि करना उनकी दूरदर्शिता, पूर्ण राजनीतिज्ञता तथा सफल कूटनीतिज्ञता की प्रतिभा को उजागर करता है। हर्ष ने किसी भी प्रश्न को
अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा एवं महत्वाकांक्षा का प्रश्न नहीं बनाया, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संपूर्ण उत्तर भारत की सुदृढ़ संगठित शक्ति का दृष्टिकोण अपनी आंखों के समक्ष हमेशा रखा। तो ऐसे थे सम्राट हर्षवर्धन, जिनके बारे में शायद ही किसी भारतीय को पूरी तरह से पता हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से हर भारतीय को उनके बारे में बताना चाहता हूं। आपने वीडियो पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।